देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ रहे थे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग और क्या डिस्कस किए थे? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें फॉसिल फ्यूल के बारे में, फॉसिल फ्यूल कहते हैं किसको है, वो हम डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि फॉसिल फ्यूल में बहुत सारा फ्यूल आता है। फॉसिल फ्यूल में बहुत सारा फ्यूल आता है। जैसे आता है कोल, जैसे आता है कोक, जैसे आता है पेट्रोलियम, ये सब जो है फॉसिल फ्यूल में आता है। ठीक है, तो हम लोग जो है कोल के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि कोल किसको कहते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस किए थे कि लाखों साल पहले किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट है, जैसे एनिमल है, चला जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो एयर के गैर मौजूद यानी एयर के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, और प्रेजेंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसमें टर्न हो जाता है, जो फ्यूल में टर्न हो जाता है, उस फ्यूल को कहते हैं कोल। कोल से क्या बनता है? जब हम कोल को एयर के अंदर क्या करते हैं, एब्सेंस में गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? कोक बनता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम क्या होता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है ये भी आज जो हम देख रहे हैं, कुछ आज से लाखों साल पहले ये कुछ पोर्शन अर्थ का ऐसा था जो समुद्र से ढका हुआ था। और आपको ये मालूम है समुद्र के सरफेस पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। और ये प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बढ़ने की वजह से क्या हो गया, वो नीचे क्या बनने लगा, अर्थ के नीचे चला गया, और जिसकी वजह से ये पेट्रोलियम बनना शुरू हुआ। और जो आज के डेट में ड्राई है, तो वो नीचे से जमीन के अंदर से निकाला जाता है। पेट्रोलियम क्या है? इट इज अ क्रूड ऑयल, इट इज अ थिक थिक black oil which is also known as crude oil। इसको किससे ना जाना जाता है? पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है। ये थिक होता है और काला ब्लैक कलर का गाढ़ा ऑयल होता है, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं। ये बनता कैसे है? लाखों साल पहले समुद्र के सरफेस पे, समुद्र के बॉटम में बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स के मरने की वजह से उसके बॉडी से क्या निकलता है? एक लिक्विड निकलता है। वही लिक्विड जो है किसमें तब्दील हो जाता है? पेट्रोलियम में तब्दील हो जाता है। ठीक है, millions of years ago, millions of years ago, when the sea plant and animal died, the liquid is formed. The liquid is formed. This liquid turn into crude oil में तब्दील हो जाता है।
इसमें हम लोग यानी कहने का मतलब ये हुआ पेट्रोलियम किसको कहते हैं, तो यही जवाब देंगे कि ये थिक ब्लैक ऑयल है जिसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। मिलियंस ऑफ इयर्स एगो जब समुद्री जीव जंतु मरते हैं तो उसके बॉडी से क्या निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, एक टार निकलता है, और यही लिक्विड जो है आगे चल के किसमें तब्दील हो जाता है, पेट्रोलियम यानी कर्ड ऑयल में तब्दील हो जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो हम लोग को ऑप्टेन होता है वो गाढ़ा ब्लैक कलर का होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम जो होता है गाढ़ा ब्लैक कलर का होता है, इसको हम जनरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग करना पड़ता है। रिफाइनिंग किसको कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के का रिफाइनिंग किसको कहते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे कि जब हम सेपरेट करते हैं यूजफुल थिंग्स को फ्रॉम क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल से जो भी यूजफुल थिंग्स है उसको जो सेपरेट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। दोस प्रोसेस in which we separate the useful things from crude oil. Crude oil is called refining of petroleum. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को दूसरे नाम से भी जानते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। तो क्या डिस्कस कर रहे थे कि पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किए कि पेट्रोलियम किसको कहते हैं, पेट्रोलियम ब्लैक थिक क्या है, ऑयल है, यानी बहुत ही गाढ़ा और क्या है, काला कलर का ऑयल है जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं। और ये बनता कैसे है हमारे नेचर के अंदर में, तो लाखों साल पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो समुद्र के अंदर रह रहे हैं, जैसे प्लांट, जैसे एनिमल, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह या छोटे छोटे एनिमल वगैरह अगर मरते हैं तो उसकी बॉडी से क्या निकलता है, एक टार निकलता है, एक लिक्विड निकलता है। वही लिक्विड क्या हो, किसमें तब्दील हो जाता है, पेट्रोलियम में तब्दील हो जाता है, यानी किसमें, कर्ड ऑयल में तब्दील हो जाता है। और अब बात ये आया कि जमीन के अंदर से हम कर्ड ऑयल निकालते हैं, जमीन के अंदर से हम क्या निकालते हैं, हम कर्ड ऑयल निकालते हैं, तो वो कर्ड ऑयल हम डायरेक्ट वे में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना गाढ़ा और काला होता है कि इसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते हैं, इसको बर्न आसानी से नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम क्या करते हैं कि पेट्रोलियम के अंदर जितने भी यूजफुल थिंग्स है, पेट्रोलियम के अंदर जितने भी यूजफुल थिंग्स है उसको अलग करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक दूसरा नाम है इसका क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हमको ये पता करना है कि हम पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल को अगर हम क्या करते हैं, फिल्टर यानी रिफाइनिंग करते हैं, तो उसमें से निकलता क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जब हम पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते हैं या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है मालूम है? पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, उसके बाद तीसरा क्या निकलता है बाबू इसमें से? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। उसके बाद इसमें से निकलता है गैसोलीन, गैसोलीन निकलता है। ये सब चीज इसका क्या है? वैक्स निकलता है, वैक्स निकलता है। ये सब चीज जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। यानी जब हम पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें से क्या क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, गैसोलीन निकलता है और वैक्स निकलता है। तो ये सब चीज जो है ये इसमें से निकलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग डिस्कस करेंगे एलपीजी के बारे में, जिसको एलपीजी, एलपीजी को हम क्या कहते हैं? लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस यानी एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस बनाया कैसे जाता है? तो हम आपको बता दें कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनाने में इसमें कौन कौन से चीज पाए जाते हैं मालूम है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर पाया जाता है बाबू मीथेन। केमिस्ट्री में सर बताए होंगे, मीथेन, प्रोपेन, उसके बाद इसमें प्रोपेन पाया जाता है, नॉर्मल ये ब्यूटेन, ब्यूटेन। यानी इसका मतलब एलपीजी के अंदर जो चीज मिलाया गया है, जो गैस होता है वो है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये तीनों गैस को मिला करके कंप्रेस कर करके हमारे सिलेंडर के अंदर में भरा जाता है, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। अब बात ये आया कि बाबू तुमसे कोई पूछेगा कि एलपीजी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी एलपीजी के अंदर ऐसे ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स गैस मिले हुए होते हैं। हम बोलेंगे उसके अंदर मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। ये चार गैस को मिला करके क्या बनाया, और सबसे ज्यादा उसमें मीथेन होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है? मीथेन होता है। ये चार गैस को मिला करके क्या बनाया गया है? इस चार गैस को मिला करके मीथेन यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनाया गया है। अब बात यह आया कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके रखा गया है, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसा कि आपको 9th क्लास में बताया गया होगा, केमिस्ट्री क्लास में, कि किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज किया जा सकता है। किस किस चीज को करके? या तो उसके हीट कर करके उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, या तो उसको कंप्रेसर यानी प्रेशर चेंज कर करके उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो ये यानी ये सब जो होता है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो गैस की फॉर्म में होता है। तो इसको कंप्रेस करके किस फॉर्म में लाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। तो हमारे सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में होता है। जैसे ही खोलते तो वो किस में आता है? एयर के संपर्क में आने पर वो क्या होता है? गैस की शक्ल में आ जाता है। तो इसीलिए इसका नाम, क्योंकि ये लिक्विड के अंदर में के फॉर्म में होता है सिलेंडर के अंदर, इसीलिए इसका नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब बात ये आया बाबू कि कभी आपने एलपीजी को उठाए, भाई गैस भरा हुआ रहता है तो उसको उठाए हैं और उसको हिलाए हैं। अब जब आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर को उठाइएगा तो आप उसको हिलाइएगा तो देखिएगा कि उसमें हिलता नहीं। जैसे पानी भरा हुआ रहता है तो पानी को हिलाते तो आवाज करता है ना। अगर आप उसमें से गैस खाली कर लेते हैं तो फिर भी वो खाली कर लेते हैं, कुछ गैस बचा हुआ रहता तब हिलाते तब भी वो पानी की तरह हिलकोरा नहीं मारता। क्यों? क्यों? इसलिए कि जब हम उसमें से जब उसमें से एलपीजी निकलता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका प्रेशर कमता जाता है। तो वो फिर उस यानी जहां पर से वो एलपीजी निकलता है फिर उसको वो फिल कर देता है, जिसकी वजह से खाली होने पर भी सिलेंडर आवाज नहीं करता पानी की तरह। ठीक है, आधा होने पर भी वो पानी की तरह आवाज नहीं करता। दूसरी बात कि एलपीजी के अंदर, एलपीजी एक क्या है? स्मेललेस और कलरलेस गैस है।
एलपीजी क्या है? इट इज स्मेललेस एंड कलरलेस गैस। यानी ये कैसा गैस है? यानी इसमें कोई स्मेल नहीं होता है और इसमें कोई कलर नहीं, इसका कोई कलर नहीं होता है। अगर इसमें कलर नहीं है, स्मेल नहीं होगा, अगर एलपीजी लीक करेगा तो हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये कलरलेस है। और न तो ये इसमें कोई महक होता है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि गैस लीक कर रहा है। तो इसीलिए ये बहुत डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए। तो इसीलिए इसके अंदर एक कंपाउंड डाला जाता है जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन। तो एथिल मरकैप्टन डालने की वजह से इसमें क्या होता है, एक स्मेल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर गैस लीक होता है तो पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है। जनरली ओरिजिनल फॉर्म में एलपीजी का कोई स्मेल नहीं होता है। अब बात ये आया कि तुमसे ये पूछा जाएगा बाबू कि एलपीजी का एडवांटेज क्या है। एलपीजी एक ऐसा गैस है बाबू जो जलने पर सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसके इतना कैलोरीफिक वैल्यू सिर्फ इससे ज्यादा हाइड्रोजन में, उससे पहले जितना भी है एलपीजी में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एलपीजी जो है वो क्या है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, यानी कम जलाएंगे ज्यादा एनर्जी होगा। आप बताओ कि एक सिलेंडर के अंदर 15 केजी गैस होता है। कितना केजी गैस होता है? 15 लीटर गैस होता है, और वो गैस आपको 1 महीना चलता है। बताओ, कम जलता है और ज्यादा एनर्जी रिलीज करने की वजह से वो क्या होता है, ज्यादा दिनों तक चलता है। आप क्या 15 केजी लकड़ी या 15 केजी कोयला आप 1 महीना चला लीजिएगा? नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है, इसीलिए वो ज्यादा लगता है। तो कहने का मतलब ये है, इसका एडवांटेज ये है कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे क्या है, ज्यादा है। कितना है मालूम है? 50 किलो जूल पर ग्राम। 50 किलो जूल पर ग्राम, यानी 1 किलो जूल, यानी 50 किलो जूल पर ग्राम इसका होता है। दूसरी बात कि इसका जो टेम्परेचर, वो इग्निस टेम्परेचर सुटेबल होता है। इग्निस टेम्परेचर क्या होता है? आपको केमिस्ट्री में सर बताए होंगे, जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाए होंगे तो बताएंगे इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये हो गया कि दैट मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी फ्यूल कैन स्टार्ट बर्निंग, यानी वैसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी फ्यूल जलना स्टार्ट कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लकड़ी को आप चूल्हा के अंदर डालते हैं, क्या तुरंत जलने लगता है? नहीं जलता है तुरंत। उसको पहले वो धीरे धीरे वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो जलना शुरू होता है। अगर आप चूल्हा के अंदर कोयला को डालते हैं तो कोयला तुरंत जलने लगता है? नहीं, तुरंत नहीं जलता, धीरे धीरे वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसमें आग करता है। तो गर्म होने यानी जितना उसको गर्मी चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो जलेगा नहीं। तो वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। तो हर सब्सटेंस का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। कोयले का अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, उसके बाद किसका, लकड़ी का अपना अलग होता है, एलपीजी का अलग होता है, और हाइड्रोजन गैस का अलग होता है। तो यानी आज याद रख लीजिए कि दुनिया में यानी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसमें होता है जलने पर? सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन में, उसके बाद किसमें होता है, एलपीजी में होता है। तो एलपीजी में कितना होता है, 50 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है। दूसरी बात, ये दूसरा एडवांटेज इसका ये है बाबू कि ये जलने पर कोई भी पॉल्यूशन या स्मॉग्स क्रिएट नहीं करता है। ये जलने पर ना तो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ना तो कोई धुआं वगैरह क्रिएट करता है। ये बहुत अच्छा, यानी इसके यानी कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, जिससे हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट को देखने को नहीं मिलता है। तीसरा चीज क्या है कि ये बहुत इसका स्टोरेज बहुत आसान होता है, एक कोना में रख दिया आसानी से, यानी 1 महीने का हमारा जो फ्यूल है वो एक कोने में एडजस्ट हो जा रहा है, कोने के किसी भी एक हिस्से में एडजस्ट हो जा रहा है। मगर 1 महीने का अगर दूसरा फ्यूल लेंगे, चाहे कोयला लेंगे, कोल लेंगे, चाहे वो क्या लेंगे, वुड लेंगे, तो वो ज्यादा जगह छेकेगा, तो यानी इसका स्टोरेज बहुत ईजी होता है। दूसरा, ये चीपेस्ट है बाबू। पूछो कैसे? एलपीजी 1 महीने का जो हम लाते हैं तो सब्सिडी काटने के बाद वो हमको पड़ जाता है कितना मालूम है, लगभग 580 रुपीज या 620 रुपीज, ऐसे ही रेंज में है, यानी घटता बढ़ता रहता है। वो सेंसेक्स पे डाल दिया गया उसको, ठीक है।
सेंसेक्स अगर बढ़ेगा तो उसका भी, यानी सेंसेक्स में उसका रेट बढ़ेगा तो उसका भी रेट बढ़ता है, और सेंसेक्स में गिरता है तो उसका रेट भी गिरता है। जैसे गोल्ड को सेंसेक्स पे डाले हुआ ना, तो यानी उसका, यानी गोल्ड का जो है रेट वो घटता बढ़ता रहता है, तो वो शेयर मार्केट में वो डाला हुआ है, शेयर मार्केट में डालने की वजह से वो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है उसका रेट। देखते होइएगा आप लोग एलपीजी लाने जाते होइएगा तो एक महीने का एलपीजी हम कितना में खरीद रहे हैं, मान लीजिए 620 रुपीज में, सब्सिडी हटा करके, मगर एक महीने का लकड़ी खरीदिएगा तो कितना होगा मालूम है, 850 रुपीज का होगा। अभी 850 रुपए क्विंटल है लकड़ी, कोयला भी उससे ज्यादा होगा। तो आप बताओ कि ये ज्यादा अच्छा हुआ कि वो ज्यादा हुआ। दूसरी बात कि लकड़ी पर जो हम खाना बनाते हैं या कोयले पर खाना बनाते हैं, वो स्मोक बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। वहां पर कोई भी आदमी होता है, उसको क्या हो सकता है, सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, लकड़ी पर जो खाना बनाएगा या कोयला पे खाना बनाएगा, क्योंकि उसमें स्मोक इतना ज्यादा निकलता है कि हमारे लंग्स को इफेक्ट पहुंचेगा। मगर एलपीजी में कोई भी स्मोक नहीं होने की वजह से आदमी को सांस का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। दूसरी बात कि ये लकड़ी या हम कोल पे अगर किसी चीज को बनाते हैं तो वो क्या करता है, बर्तन को ज्यादा गंदा कर देता है। मगर एलपीजी पर खाना को बनाते हैं तो हमारा बर्तन जो है जल्दी गंदा नहीं होता, ये इसका एडवांटेज है। तो कुल मिलाकर के बाबू आज जो हम लोग डिस्कस किए पेट्रोलियम के बारे में, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पेट्रोलियम क्या है, तो बोलेंगे पेट्रोलियम थिक ब्लैक कलर का ऑयल है, और जिसको क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है, जिसको क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है। ये हमारे नेचर में बनता कैसे है, तो हम बोलेंगे कि आज से लाखों साल पहले समुद्र के अंदर जो जीव जंतु है, प्लांट है, वो मर जाते हैं। मरने की वजह से उसके अंदर से क्या निकलता है, एक टार निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, और वही लिक्विड किस में तब्दील हो जाता है, पेट्रोलियम में तब्दील हो जाता है, ठीक है, क्रूड ऑयल में तब्दील हो जाता है। और अब बात यह आया कि हम जो जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल को निकालते हैं यानी पेट्रोलियम को निकालते हैं, क्या वो उसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना गाढ़ा होता है कि हम उसका इस्तेमाल डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते। तो उसको क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग करना पड़ता है। तो रिफाइनिंग के बारे में हम आपको बताएं कि रिफाइनिंग किसको कहते हैं। रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम से जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको सेपरेट कर लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग कहा जाता है। रिफाइनिंग का दूसरा नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी पेट्रोल को अलग करना, डीजल, यानी फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। तो सबका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो क्या किया जाता है, सबसे बहुत बड़े बॉयलर में क्रूड ऑयल को डाला जाता है, क्रूड ऑयल को डाला जाता है। अभी हम एक फिगर बना करके दिखा रहे हैं, ये आपका बॉयलर होता है बाबू, इसको बॉयलर कहा जाता है। जो फिल्टर, जहां रिफाइनरी होता है, रिफाइनरी मशीन लगा हुआ होता है, जैसे अभी डिगबोई एक में बहुत बड़ा तेल का कारखाना है, वो वहां रिफाइनिंग होता है। तो ये इस तरह का बॉयलर होता है, नीचे इसको हीट मिलता रहता है, इसका टेम्परेचर चारों तरफ में इसको हीट रहता है बाबू, ठीक है, इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। इसके अंदर क्रूड ऑयल डाला रहता है, इसके अंदर क्या डाला रहता है बाबू, क्रूड ऑयल डाला रहता है, ठीक है। और यहाँ हर जगह पर इसका भाई क्या होता है, एक जगह बना हुआ रहता है, इस तरह से और इस तरह से आपको। तो जिस, अब देखिए डीजल भी इसमें से निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, और उसके बाद क्या निकलता है, वैक्स भी निकलता है, गैसोलीन भी निकलता है, और उसके बाद जो बच जाता है वो क्या होता है, गैसोलीन कहलाता है। तो ये सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो जिस सबसे ज्यादा गर्म होने पर यहाँ से जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है यहाँ से ऊपर के निकल जाता है। जैसे पेट्रोल का सबसे ज्यादा होता है तो ये पेट्रोल सबसे पहले ऊपर से निकल जाता है, उससे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इससे निकल जाता है, और जो सबसे कम होता है वो इससे निकल जाता है। तो अलग अलग से फ्रैक्शनली वो अपने आप निकल जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से गर्म किया जाता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होता है उस हिसाब से वो अपने रास्ते से वो निकल जाता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होता है वो उतना ऊपर से निकलता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता है वो उतना नीचे से निकलता है। तो इस तरह से ये रिफाइनरी में काम में बॉयल, इसको कहा जाता है बॉयलर। ये क्या है, ये जो कंटेनर बना हुआ है बहुत मोटे लोहे का बना हुआ होता है बॉयलर, और इसको गर्म किया जाता है और इसके अंदर क्रूड ऑयल को डाला जाता है। और क्रूड ऑयल गर्म होने पर क्या 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 निकलता है उसके अंदर से, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, गैसोलीन वगैरह निकलता है। तो पेट्रोल का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और उसके बाद कम होता है डीजल का, उसके बाद कम होता है किसका, गैसोलीन का। इस तरह से तो उसकी बिना पर उसमें से उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है।
तो ये चीज हम लोग डिस्कस किए। अब बात यह आया कि पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते तो उसमें से क्या क्या निकलता था, पता बता दिया हम। केरोसिन निकलता, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, वैक्स निकलता है, गैसोलीन निकलता है, ये 7-5-6 चीज, इसके अलावा भी बहुत 3-4 चीज और निकलता है। तो ये सब चीज उसमें से निकलता है। बात ये आया कि पेट्रोलियम से ही एलपीजी आया है। एलपीजी कहां से आया? पेट्रोलियम से ही आया। तो पेट्रोल एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और इसके अंदर ये बना किस गैस से बना हुआ होता है एलपीजी? एलपीजी जो बना होता है मीथेन से, ईथेन से, प्रोपेन से और ब्यूटेन से। ये 4 गैस को मिला करके और कंप्रेस कर करके बनाया गया है। हमारे सिलेंडर के अंदर जो डाला गया है एलपीजी गैस, वो कंप्रेस्ड गैस है, यानी कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में ला करके हमारे सिलेंडर के अंदर भरा गया है। अब बताओ कि उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए अगर सिलेंडर कभी कभी क्या हो जाता है, फटता है। क्यों फटता है? क्योंकि वो प्रेशर इतना ज्यादा रहता है लोग भाई उस सिलेंडर के ऊपर, कि जिसकी वजह से कमजोर वाला जो पोर्शन है वो फट करके निकल, उससे होकर के गैस निकलता है, यानी वो कंप्रेस होता है। दूसरा चीज हम लोगों ने ये बताया कि एलपीजी का एडवांटेज क्या है। एलपीजी का एडवांटेज क्या है? तो हमको ये पता चला कि एलपीजी का जो एडवांटेज है कि एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर सुटेबल होता है। इग्निशन टेम्परेचर सुटेबल यानी जरा सा लाइटर मारे, उसमें से थोड़ा सा चिंगारी निकला और वो जल गया, स्पार्क हुआ, बस निकल भाई जलना शुरू हो गया। मगर लकड़ी स्पार्क से जलेगा? लकड़ी को जलाना चाहिएगा, स्पार्क से जलेगा। जब तक कि उसको आग का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको वो गर्म नहीं होगा तब तक जलेगा नहीं। आज देखिए एलपीजी में थोड़ा सा लाइटर मारते हैं, आग पकड़ लेता है। क्या लाइटर से आप लकड़ी को जला लीजिएगा? क्या लाइटर से आपका भी ये बन जल जाएगा, कोयला जल जाएगा? नहीं जलेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। मगर एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है कि वो तुरंत जल्दी से, यानी वो चिंगारी से भी आग पकड़ लेता है। दूसरा चीज हम क्या बताएं कि इसका स्टोरेज बहुत आसान होता है, और ये कोई भी क्या है, स्मॉक्स क्रिएट नहीं करता है, कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ये चीज हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए बाबू? उसके बाद हम लोग ये डिस्कस किए कि ये बहुत चीपेस्ट बेस फ्यूल है, यानी सस्ता फ्यूल है, ये महंगा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज के बारे में हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस पढ़ेंगे, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स में जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है, यानी विंड मिल आता है। ये सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।